यूनिक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई कहानियाँ सबसे पहले देखें। रमेश के घर में 10 साल का आरव अपने माता पिता के जाने के बाद आया। चाची कावेरी के लिए वह बोझ था। उसे रसोई के पास ठंडे बरामदे में रहना पड़ता था। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। आरव बरामदे में बैठा था। आरव, तू यहाँ क्यों बैठा है? ये चटाई देख, इसमें कितनी गंदगी है। तू कहाँ की धूल इस घर में लाता है? जी चाची। जी क्या लगा रखा है? तेरी अकल घास चरने गई है। इस चटाई को अभी के अभी छत पर फेंक कर आ। मुझे पता है बारिश हो रही है, पर यहाँ मुझे तेरी बदबू नहीं चाहिए। जल्दी कर। आरव चटाई उठाता है। विकास अपने कमरे के दरवाजे से देखता है। ओ आरव, पानी में नहाकर आ गया क्या? तू तो बंदर जैसा लग रहा है। अरे मेरे राजा, तुम क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ अंदर कंबल में बैठो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और हाँ, ये लो तुम्हारा गर्मा गर्म दूध, मैंने केसर डाला है। विकास चला जाता है। आरव भीगी चटाई सिर पर रखकर बारिश में छत पर जाता है। वह पूरी तरह भीग जाता है। अरे आरव, तू भीग कैसे गया? कावेरी, ये लड़का बारिश में क्यों था? ओहो, वो चटाई ऊपर डालने गया था। कोई बात नहीं रमेश जी, ये तो लड़का है, इसे तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही चाहिए। बेटा, जल्दी से कपड़े बदल लो। और खाना खाया? जी चाचा, मैंने खा लिया। ठीक है, अपना ध्यान रख। आरव कपड़े बदल कर बरामदे के कोने में बैठ जाता है। ठंड से उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है, खासकर एक पुरानी घटना को। तू यहीं चुपचाप बैठा रह। तेरा फटा हुआ कुर्ता देखकर लोग सवाल करेंगे। मैं अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती। तू यहीं सड़ता रह। मुझे बड़ा होना है। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं तब तक सब सहूंगा जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। पर चाचा रमेश, उनका कर्तव्य मुझे कभी नहीं भूलना है। अगले दिन सुबह चाची कावेरी ने आरव को बुलाया। सुना हव, आज से घर के सारे काम तेरे हैं। विकास को पढ़ना है, वो इन गंदे कामों के लिए नहीं बना है। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना सब तेरा है। और अगर तूने एक भी शिकायत दी या एक भी काम समय पर नहीं किया तो याद रखना, तेरी माँ बाप की थोड़ी बहुत बचत जो रमेश ने रखी है वो भी मैं जला दूंगी। तब तू सच में सड़क पर आ जाएगा, समझे? जी चाची। विकास कमरे से निकलता है। माँ, मेरा टिफिन, आज मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। हाँ मेरे राजा, मैंने तुम्हारा पसंदीदा पनीर का पराठा बनाया है, ध्यान से खेलना। विकास चला जाता है। आरव ने फिर से झाड़ू थाम ली। मुझे सहना होगा, बस चाचा रमेश के लिए। समय का पहिया आगे बढ़ा। आरव अब 12 वर्ष का हो चुका था। उसका शरीर बालक का था, पर उसकी सहन शक्ति किसी तपस्वी जैसी थी। घर के सारे काम और चाची कावेरी के तीखे ताने, आरव ने सब कुछ चुपचाप सहना सीख लिया था। चाची का सारा ध्यान लाडले बेटे विकास पर केंद्रित था, जिसके लिए हर सुविधा मौजूद थी। एक दोपहर स्कूल से लौटने के बाद विकास ने अपना नया बैग जमीन पर फेंक दिया। आरव बरामदे की सफाई कर रहा था। ओए आरव, जल्दी आ, मेरे जूते साफ कर। देख, इसमें कितनी धूल लगी है। और हाँ, मेरे लिए ठंडा पानी भी ला, जल्दी। अभी लाता हूँ भाई। हाँ, ठीक से करना, ये मेरे नए जूते हैं और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरा मुंह देखूं। आरव जूते लेकर नल की ओर बढ़ा। तभी चाची कावेरी कमरे से बाहर आईं। तो मेरे राजा के जूते क्यों उठा रहा है? तो नौकर है क्या? विकास, तूने इसे जूते क्यों उठाने दिए? इसे जाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। अरे माँ, इसे तो स्कूल में वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। ये यहाँ भी क्या करेगा और वहाँ भी क्या करेगा। इसे मेरी मदद ही करने दे। ठीक है, पर विकास, तू खुद को इन गंदे कामों से दूर रख। आरव, विकास को अपनी किताबें दिखा, वह तुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। तू अपने फालतू ज्ञान से उसे खराब मत कर।
ये चाची कावेरी की पुरानी चाल थी। आरव पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था, पर चाची यह बात कभी स्वीकार नहीं करती थी। एक रात विकास अपने गणित के पेपर को लेकर बहुत परेशान था। अगले दिन परीक्षा थी। चाची कावेरी उसके साथ बैठी थी। देख विकास, ये कितना आसान सवाल है, फिर भी तुझे समझ नहीं आ रहा तो क्यों इतनी मेहनत नहीं करता? अगर तू अच्छे नंबर नहीं लाया तो मैं तेरा टीवी देखना बंद करवा दूंगी। माँ, मुझे नहीं आता, ये बहुत मुश्किल है। मुझे गणित बिल्कुल पसंद नहीं। बाहर बरामदे में बर्तन धो रहे आरव ने यह सुना। विकास ने दरवाजा खोला। आरव, तू यहाँ, मुझे ये सवाल समझा दे प्लीज। आरव अंदर गया। कावेरी विकास के कहने पर चुप हो गईं, पर उनके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव स्पष्ट था। देख भाई, ये सवाल मुश्किल नहीं है, तू इसे ऐसे मत देख। तू इसे एक कहानी समझ। ये ट्रेन यहाँ से चली और ये ट्रेन यहाँ से चली। अब सोच वे कहाँ मिलेंगी। आरव ने 15 मिनट में विकास को वह पूरा अध्याय समझा दिया। हाँ, अब समझ आया। तू सच में बहुत अच्छा समझता है आरव। बस बस, बहुत हुआ। आरव, तूने इसे सिर्फ रटाया होगा। जा अपना काम कर, मेरे बेटे को तेरी ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है। आरव चुपचाप उठा और बरामदे में वापस आ गया। चाची कावेरी ने महसूस किया कि आरव की योग्यता उनके बेटे से ज्यादा है और यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने चाचा रमेश से बात की। रमेश जी, मैंने तय किया है कि आरव अब स्कूल नहीं जाएगा। उसकी पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा? वह वैसे भी मंदबुद्धि है। अब वह दिन भर यहीं काम करेगा। कावेरी, ये क्या कह रही हो? वो मेरे भाई का बेटा है, उसकी पढ़ाई कैसे बंद कर सकते हैं? उसके माता पिता ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़े थे, वो तो कम से कम उसके भविष्य के लिए हैं। वो पैसे वो तो तेरे भाई ने ही छोड़े थी, अब वो कहाँ है तू बता। और ये पढ़ाई लिखाई उसके लिए नहीं है। विकास को ज्यादा पैसे चाहिए। आरव का दिमाग तो बस नौकरी करने लायक है। तू ज्यादा बहस मत कर। चाचा रमेश अपनी पत्नी के आगे मजबूर थे। वह जानते थे कि आरव के साथ अन्याय हो रहा है। बेटा, मैं माफ करना, मैं तेरी पढ़ाई। कोई बात नहीं चाचा, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ भी सीख लूंगा। आप बस खुश रहिए। आरव ने अपनी पढ़ाई का बलिदान दिया ताकि घर में शांति बनी रहे। उस दिन से आरव पूरी तरह से घर के काम और विकास की सेवा में समर्पित हो गया। ये बलिदान आरव के अटूट कर्तव्य का प्रमाण था। स्कूल के दरवाजे आरव के लिए बंद हो गए, पर ज्ञान के नहीं। चाची कावेरी ने सोचा था कि आरव अब अनपढ़ रहेगा, लेकिन आरव ने रात के अंधेरे को अपना गुरु बना लिया। वह दिन भर काम करता और रात में जब सब सो जाते तब वह चुपचाप विकास की पुरानी किताबें निकालता और बरामदे की मंद रोशनी में पढ़ता। ये उसका अकेला संघर्ष था। आरव, इतनी रात गए, तू क्या पढ़ रहा है? चाचा, वो बस पुरानी किताबें देख रहा था, विकास की किताबें। मुझे पता है बेटा, कावेरी ने तेरी पढ़ाई बंद करवा कर ठीक नहीं किया, पर तूने हार नहीं मानी। तू सच में मेरे भाई का बेटा है। तू विकास से ज्यादा समझदार है। चाचा, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ भी सब कुछ सीख रहा हूँ। मुझे बस आपकी खुशी चाहिए। चाचा रमेश उस रात चुपचाप आरव के लिए शहर से कुछ पुरानी पाठ्य पुस्तकें और एक छोटी टॉर्च लाए। यह आरव और चाचा के बीच का गुप्त रिश्ता बन गया। साल गुजरे। आरव 17 साल का हो गया। वह घर के काम के साथ साथ शहर की एक छोटी गैराज में मैकेनिक का काम भी सीखने लगा। चाची कावेरी ने यह सोचकर हाँ कह दी कि आरव कुछ पैसे कमा कर लाएगा। जो भी पैसा कमाए रमेश को मत देना, सीधा मुझे ला कर देना। तू इस घर के लिए कमाऊ नौकर है। जी चाची। आरव गैराज में मेहनत करता, पर वह पैसा चाची को न देकर चुपचाप चाचा रमेश की दवाइयों और घर के जरूरी खर्चों के लिए रखता। चाची को इसकी भनक भी नहीं लगी। इधर विकास की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। लाड प्यार ने उसे जिम्मेदारियों से दूर कर दिया था।
वह पढ़ने की बजाय बुरे दोस्तों की संगति में पड़ गया था। एक रात विकास नशे में देर से घर आया। उसके कपड़ों पर धूल लगी थी। चाची कावेरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। विकास, ये क्या हाल बना रखा है? तू कहाँ था? तूने ये क्या पी रखा है? माँ, कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ था। आप चिंता मत करो। चाची कावेरी घबरा गईं। उनका गुस्सा तुरंत आरव पर फूटा, जो बरामदे में बर्तन धो रहा था। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तू इस घर में अशुभ है। जब से तू यहाँ आया है, मेरे बेटे का ध्यान पढ़ाई से हट गया है। तू ही उसे बहकाता होगा। तू ही उसे बुरे रास्ते पर जाने के लिए उकसाता होगा। नहीं चाची, मैंने विकास भाई से कभी बात नहीं की। झूठा कहीं का। तू जानता है कि विकास तुझे पसंद करता है। तू ही जानबूझकर उसे खराब कर रहा है ताकि तू ज्यादा अच्छा बन सके। तू चाहता है कि मेरा बेटा बर्बाद हो जाए। आप जो चाहें कह सकती हैं चाची। उसी रात आरव ने गैराज से कमाए हुए अपने पहले मेहनत के पैसों से चाचा रमेश के लिए एक छोटी सी घड़ी खरीदी। चाचा, ये आपके लिए मेरी पहली कमाई। आरव, मेरे बच्चे, इसकी क्या जरूरत थी? आप इसे पहनिए चाचा। आप समय के पाबंद हैं। ये घड़ी मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि आपका प्यार मेरे लिए कितना कीमती है। आरव की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन में घर और गैराज का काम, और रात में किताबों की गुप्त पढ़ाई। गैराज की कमाई अब चाचा रमेश के लिए दवाइयों और खर्चों का गुप्त सहारा बन चुकी थी। चाची कावेरी और विकास अपनी ही दुनिया में थे। विकास माँ के अंधे लाड में पूरी तरह से पढ़ाई से दूर हो चुका था और अक्सर झूठ बोलकर शहर जाता था। एक दोपहर आरव गैराज से लौटा। उसने देखा कि चाची कावेरी बहुत खुश थीं और रसोई में मिठाई बना रही थीं। आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा विकास के कमरे की सफाई कर दे, और हाँ, दरवाजा बंद रखना। जी चाची। आरव जब विकास के कमरे में गया तो उसने मेज पर एक तस्वीर देखी। तस्वीर विकास और एक बेहद खूबसूरत आधुनिक लड़की की थी। ये कौन है? उसी शाम चाची कावेरी ने रमेश और आरव को बुलाया। रमेश जी, मेरे विकास के लिए खुशखबरी है। क्या हुआ कावेरी, सब ठीक तो है? विकास को एक अमीर घर की लड़की पसंद आ गई है। उसका नाम सोनिया है। वह शहर के बहुत बड़े व्यापारी की बेटी है। मैं कल उसके घर जा रही हूँ रिश्ता पक्का करने। कावेरी, तूने बिना किसी जांच पड़ताल के ये कैसे तय कर लिया? पहले विकास से बात तो कर कि वो लड़की कैसी है। बस, मुझे तेरे उपदेशों की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। ये हमारे लिए किस्मत का ताला खोलेगा। हम भी अमीर बन जाएंगे। और हाँ आरव, तू विकास की शादी तक यहाँ से कहीं बाहर मत निकलना। तू हमारे परिवार की बदनामी का कारण बन सकता है। अगले दिन कावेरी और विकास सोनिया के घर गए। आरव ने उस लड़की की तस्वीर निकाली जो उसने विकास के कमरे में देखी थी। उसने चुपके से वह तस्वीर गैराज में अपने एक भरोसेमंद दोस्त को दिखाई। 2 घंटे बाद आरव गैराज से वापस आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसके दोस्त ने बताया था कि तस्वीर वाली लड़की का नाम नेहा है और वह कोई व्यापारी की बेटी नहीं, वह एक डांसर है जिस पर विकास पिछले कई महीनों से पैसे लुटा रहा था। उसी शाम चाची कावेरी और विकास वापस आए। चाची का चेहरा गर्व से चमक रहा था। रिश्ता पक्का हो गया रमेश जी। सोनिया के माता पिता बहुत खुश हैं। वे कहते हैं कि विकास हीरा है और उन्होंने हमसे जल्दी से शादी करने को कहा है। आरव के दिल में सच्चाई का एक बड़ा घाव था। उसने हिम्मत जुटाई और कावेरी के सामने गया। चाची, वो लड़की, उसका नाम सोनिया नहीं है, उसका नाम नेहा है। और वो चुप हो जा, बदतमीज कहेगा। तू मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। तू हमेशा से जलता रहा है विकास से। तू नहीं चाहता कि मेरा बेटा खुश रहे। तेरी औकात क्या है जो तू मुझे मेरे बेटे के बारे में बताएगा? तू इस घर में अशुभ है। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके गाल पर दर्द था, पर दिल में सच्चाई का बोझ। उसने चुपचाप उठकर कोने में बैठना ही उचित समझा। उसे पता था अब वह कुछ भी कहेगा तो कोई नहीं मानेगा। अब मुझे चुप रहना होगा। ये तूफान आने वाला है और जब ये सब खत्म होगा तब मुझे चाचा और चाची का सहारा बनना होगा।
चाची कावेरी के हाथों पड़ा थप्पड़ आरव की ईमानदारी पर लगा सबसे गहरा घाव था। आरव अब जानता था कि सच्चाई बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चाची का लालच और अंधा विश्वास उन्हें बर्बाद करेगा। आरव ने अपनी सारी ऊर्जा गुप्त तैयारी में लगा दी। वह गैराज में ओवरटाइम करता और शहर की धोखाधड़ी के बारे में जानकारी लेता रहता। आरव सुन, आज से गैराज से जल्दी आएगा। इस घर में अब अमीर बहू आ रही है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी चाची। आरव चुपचाप काम करता रहा, पर उसका ध्यान लगातार विकास और उसके अमीर बनने के झूठे सपने पर था। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तेरी चाची को रोक नहीं पाया और मुझे जो तूने कहा था वो मुझे सच लग रहा है। चाचा, आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूं कि आप मजबूर हैं, आप बस शांत रहिए। कावेरी ने मुझे हर बात से दूर रखा है, वो बस विकास पर आंख मूंदकर विश्वास कर रही है। मुझे डर लग रहा है आरव। चाचा रमेश की बेबसी देखकर आरव के दिल में दर्द हुआ। चाची कावेरी ने विकास की शादी में बेहिसाब खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में अपनी अमीरी का दिखावा किया। सुन आरव, मेरी कार वो शहर में खराब हो गई है। तू जानता है वो मेरी शादी की कार है। तू मेरी मदद कर, उसे कल सुबह तक ठीक करना है। हाँ भाई, मैं गराज में जाकर अभी देखता हूं, तुम जाकर आराम करो। आरव ने पूरी रात विकास की कार ठीक की। वह जानता था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े झूठ की सवारी को तैयार कर रहा है। शादी का दिन आ गया। गांव में भव्य आयोजन था। चाची कावेरी दुल्हन के अमीर परिवार को देखकर 7वें आसमान पर थीं। नेहा, जो सोनिया बनकर आई थी, आत्मविश्वास से भरी थी। शादी के मंडप में आरव दूर कोने में खड़ा था। उसका दिल भारी था। तभी उसने एक अनजान आदमी को देखा जो बार बार नेहा की तरफ देख रहा था और फोन पर बात कर रहा था। आरव को सब कुछ महसूस हुआ। उसने उस आदमी पर नजर रखी। शादी पूरी हुई। चाची कावेरी ने नेहा का स्वागत किया। आज से ये घर तुम्हारा है बेटा, तुम बस खुश रहना और मेरे विकास को खुश रखना। शादी के 1 सप्ताह बाद आरव की शंका सच साबित हुई। एक दोपहर आरव गैराज से वापस आया तो घर में गहरा सन्नाटा था। चाची कावेरी अपने कमरे में जमीन पर बैठी थीं। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। चाचा रमेश उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। आरव तो कहाँ था? यहाँ सब खत्म हो गया। क्या हुआ चाचा? नेहा कहाँ है? और विकास भाई? वो चोर निकली। वो सोनिया नहीं थी, वो नेहा थी। कल रात वो घर के सारे गहने और नकद लेकर भाग गई। वो अपना असली नाम भी बता गई। विकास सदमे में है। वो तो उसकी प्रेमिका थी और उसने विकास को फंसाया था। आरव के दिल में असहनीय दर्द हुआ। चाची कावेरी की सारी खुशी और अहंकार अब राख बन चुका था। चाची, आप शांत हो जाइए, हमें अब विकास भाई को देखना है। दूर हो जा। तू यहाँ क्यों वापस आया? तूने कहा था नेहा झूठी है, मैंने तेरी बात नहीं मानी। ये सब मेरी गलती है। तू मुझे ताना क्यों नहीं मारता? क्यों नहीं कहता कि तू सही था? ये ताने मारने का समय नहीं है चाची, हम सब एक परिवार हैं। नेहा के धोखे और चोरी ने घर को गहरे सदमे में डाल दिया था। चाची कावेरी जमीन पर बैठी अपने गहनों के खाली डिब्बों को छू रही थीं। चाचा रमेश बेबस थे। विकास अपने कमरे में स्तब्ध था। आरव ने अपनी सारी पुरानी तकलीफ को किनारे कर तुरंत स्थिति संभाली। दूर हो जा आरव, तू सही था। तूने मुझे सच बताया और मैंने तुझे थप्पड़ मारा। मैं एक अंधी बुरी औरत हूँ। ये सब मेरी सजा है। तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देता? क्यों नहीं कहता कि मैं बर्बाद हो जाऊं? चाची, आप शांत हो जाइए। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। आप मेरी माँ हैं। आप मुझे कितना भी कष्ट देंगी, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें अब विकास भाई को देखना है। आरव ने तुरंत रसोई में जाकर किसी तरह थोड़ा दलिया बनाया। उसने पहले चाचा रमेश को दिया। बेटा, तू कितना अच्छा है। मैंने और तेरी चाची ने जो तेरे साथ किया। आप ये सब मत सोचिए चाचा, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हमें कल पुलिस में भी जाना है। विकास भाई, देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, तुम्हें खाना खाना होगा। आरव, तू यहाँ क्यों है? मुझे अकेला छोड़ दे। मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैंने माँ का सब कुछ बर्बाद कर दिया। तू जा, मुझे माफ मत कर। तुम मेरे भाई हो विकास,
हम एक दूसरे को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हाँ, तुमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन बर्बाद वो होता है जो गलती करने के बाद उठता नहीं है। तुम उठोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। आरव ने जबरदस्ती विकास को कुछ दलिया खिलाया। आरव की सांत्वना और बिना शर्त स्वीकार्यता ने विकास के हृदय की बर्फ को तोड़ना शुरू कर दिया। विकास ने पहली बार आरव को भाई के रूप में देखा। पूरी रात आरव ने किसी को सोने नहीं दिया। वह कभी विकास को संभालता तो कभी चाचा रमेश को पानी पिलाता और बीच बीच में कावेरी को ढांढस बंधाता। अगली सुबह आरव ने गैराज से छुट्टी ली और चाचा रमेश के साथ थाने गया। आरव, मेरा बेटा, मैं शायद अब इन सब से नहीं उभर पाऊंगा। ये चिंता मेरी जान ले लेगी। चिंता मत करिए चाचा, मैं हूं ना, हम सब ठीक कर लेंगे। आरव कमरे में गया। कावेरी ने अपनी सारी अहंकार को एक तरफ रखकर पहली बार झुककर बात की। मुझे माफ कर दे आरव, मैंने तुझे हमेशा बोझ समझा, पर तूने आज मुझे बचा लिया। मैंने तेरी ईमानदारी को थप्पड़ मारा और भगवान ने मुझे बर्बादी दी। तू मेरा सहारा क्यों बन रहा है? चाची, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ हैं। मेरी असली माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप हैं। आप मुझे कितना भी कष्ट देंगी, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। आप और चाचा रमेश मेरे परिवार हैं। मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। आरव का यह अटूट समर्पण देखकर कावेरी पूरी तरह टूट गईं। उनके मन से वर्षों का अहंकार ढुल गया। उस दिन से आरव उस घर का अनचाहा साया नहीं रहा, बल्कि उस घर का आधार बन गया। नेहा के धोखे के बाद घर पर जो भावनात्मक सदमा था, उसकी जगह अब वित्तीय संकट ने ले ली थी। कावेरी और रमेश की सारी जमा पूंजी जा चुकी थी। चाचा रमेश सदमे और चिंता के कारण बीमार रहने लगे थे। विकास टूट चुका था। इस अंधेरे में आरव ही एकमात्र रोशनी था। उसका गैराज में सीखा गया काम अब परिवार को बचाने का एकमात्र सहारा बन गई थी। एक सुबह कावेरी आरव के पास आई। उनके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि गहरी चिंता थी। आरव बेटा, हमें घर चलाना है, रमेश की दवाइयाँ और खाने का खर्चा। हमारे पास एक पैसा नहीं बचा है। चाची, आप चिंता मत करिए। मैंने गैराज के मालिक से बात की है। अब मैं पूरे दिन काम करूंगा, मुझे अच्छा वेतन मिलेगा। आप बस चाचा जी और विकास भाई का ध्यान रखिए। आरव गैराज में डबल शिफ्ट काम करने लगा। उसका शरीर थकान से टूट जाता था, पर परिवार के प्रति उसका कर्तव्य उसे हिम्मत देता था। एक दिन चाचा रमेश ने आरव को अपने पास बुलाया। बेटा आरव, मेरे भाई की जो थोड़ी सी बचत थी, जो मैंने तेरे लिए रखी थी, वो भी तेरी चाची ने विकास की शादी के नाम पर निकाल ली थी। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा आरव, तेरा भविष्य। चाचा, मैं मेरे भविष्य की चिंता क्यों कर रहा हूँ? मेरा भविष्य कहीं नहीं गया है। मेरी मेहनत ही मेरा भविष्य है। जब आपने मुझे इस घर में जगह दी थी, वो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती थी। आप तो बस जल्दी ठीक हो जाइए। इधर विकास अभी भी गहरे सदमे में था। वह जानता था कि उसकी लापरवाही और मां की जिद ने परिवार को इस स्थिति में पहुंचाया। एक दोपहर विकास चुपके से आरव के गैराज पहुंच गया। आरव, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू अकेला सारा काम क्यों कर रहा है? अरे विकास भाई, तुम यहाँ कैसे? मैं बस थोड़ी देर का काम कर रहा हूँ। मालिक, क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मैं सीखना चाहता हूँ। मैं अपने भाई की मदद करना चाहता हूँ। गैराज मालिक विकास की ओर देखता है। आरव ये सुनकर चौंक जाता है। हाँ विकास भाई, तुम मेरी मदद कर सकते हो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हम इस परिवार को फिर से खड़ा करेंगे। विकास और आरव अब साथ मिलकर काम करने लगे। आरव ने विकास को ईमानदारी और मेहनत का पाठ सिखाया। रमेश जी, मैंने हमेशा आरव पर अन्याय किया, उसे कमतर समझा, और आज वह मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा रहा है। मैंने अपने बेटे को लाड दिया, पर आरव ने उसे भाई दिया। आरव ने न केवल परिवार को वित्तीय अंधकार से निकाला, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ा। उसका निस्वार्थ स्नेह परिवार का मूल आधार बन गया था। आरव और विकास की साझेदारी ने घर में प्यार और पैसा दोनों वापस लाना शुरू कर दिया था। आरव की सालों की सहनशीलता अब भाईचारे में बदल चुकी थी। इस बदलाव का सबसे गहरा असर चाची कावेरी पर पड़ रहा था, जिनका अहंकार टूटकर अपराध बोध में बदल चुका था।
एक रात आरव गैराज से थका हारा लौटा। वह अपनी पुरानी चटाई पर सोने जा रहा था, तभी उसने देखा कि वहां एक नया मोटा कंबल रखा हुआ है। ये कंबल कहां से आया? वो मेरा पुराना कंबल है बेटा, ले लो, तुझे अब और ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। चाची, इसकी क्या जरूरत थी? मैं ठीक हूं। जिंदगी भर मैंने तुझे ठंड दी है आरव, मैं तुझे अब और कष्ट नहीं दे सकती। तूने मेरे बेटे को बचाया, तूने मेरे परिवार को बर्बादी से निकाला, तू इसे ओढ़ ले। आरव ने कंबल ओढ़ लिया। ये कंबल वर्षों के अन्याय के बाद मिली मां का स्पर्श था। आरव, मैं तुझसे माफी नहीं मांग सकता क्योंकि मेरे अपराध बहुत बड़े हैं। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, माँ ने हमें लाड दिया, पर तूने मुझे जिम्मेदारी दी। तू मेरा गुरु है भाई। विकास भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, हमें बराबर रहना है। अब ये सब मत सोचो। हाँ, और इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है। मैं अब सिर्फ गैराज में काम नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ मिलकर काम करते हुए रात में ITI का फॉर्म भरूंगा और मैकेनिक का कोर्स करूंगा। हम अपनी खुद की गैराज खोलेंगे आरव। विकास का यह निर्णय परिवार के लिए जीवनदान जैसा था। चाचा रमेश की सेहत बिगड़ती जा रही थी। आरव ने अपनी सारी जमा पूंजी चाचा के इलाज पर खर्च कर दी। एक रात चाचा रमेश ने आरव को अपने पास बुलाया। आरव बेटा, मेरी घड़ी कहाँ है? आरव ने वह घड़ी चाचा को दी जो उसने अपनी पहली कमाई से खरीदी थी। याद रखना आरव, तूने हमें वो समय दिया है जो हम खुद से कभी नहीं पा सकते थे। तू मेरा असली बेटा है। मेरी आंखें अब शांति से बंद होंगी क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे भाई की निशानी तू मेरे परिवार का सहारा है। अगले कुछ दिनों में चाचा रमेश इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह परिवार के लिए एक बड़ा सदमा था। उस दिन कावेरी ने पहली बार आरव को आगे खड़ा किया, यह दर्शाते हुए कि वह अब घर का मुखिया था। आरव बिना माँ बाप का अनाथ बेटा अब चाची और भाई का इकलौता भावनात्मक सहारा बन चुका था। चाचा रमेश के जाने के बाद घर में गहरा खालीपन छा गया था। आरव, कावेरी और विकास तीनों का दुख एक हो चुका था। आरव ने घर के मुखिया की जिम्मेदारी संभाल ली थी। बेटा आरव, मैंने रमेश जी को खो दिया और ये मेरी गलती थी। मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी तेरे और विकास के लिए समर्पित कर दूंगी। चाची, आप ऐसा मत कहिए। चाचा जी की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें अब उनके सपनों को पूरा करना है। क्या सपना आरव? मेरे पास तो अब कोई सपना नहीं बचा है। हमारा सपना चाची, विकास और मैंने तय किया है कि हम अपनी खुद की गैराज खोलेंगे। चाचा हमेशा चाहते थे कि हम दोनों भाई मिलकर कुछ बड़ा करें। हमने एक पुरानी जमीन देखी है जहां हम गैराज शुरू कर सकते हैं। पर पैसे कहाँ हैं आरव? हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। पैसे नहीं है पर मेहनत है चाची, और ईमानदारी। मैंने और विकास ने गैराज में काम करके थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं, और गांव के कुछ लोगों ने जिनकी गाड़ियां मैंने ठीक की थी उन्होंने उधार दिया है क्योंकि उन्हें हम पर विश्वास है। हाँ माँ, आरव सही कह रहा है। अब मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं हूं। मैं आरव के दिमाग और अपनी ताकत से काम करूंगा। हम इस गांव को दिखाएंगे कि मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। मेरे बेटो, मैं तुम दोनों पर बहुत गर्व करती हूँ। अब मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, मैं हिसाब किताब रखूंगी। ये गैराज हमारे परिवार का पुनर्जन्म होगा। अगले कुछ हफ्तों में आरव और विकास ने उस पुरानी जमीन पर दिन रात मेहनत की। कावेरी हर दिन उन्हें खाना लेकर आती थी। गैराज का नाम रखा गया आराम मोटर्स, आरव रमेश मोटर्स। जब गैराज का उद्घाटन हुआ तो कावेरी गैराज के कोने में चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने देखा कि आरव कैसे विनम्रता से ग्राहकों से बात कर रहा है और कैसे विकास पूरी लगन से काम सीख रहा है। उनकी आंखों में अब गहरा सुकून था। आराम मोटर्स गांव में उम्मीद की किरण बनकर चमक उठा। आरव की ईमानदारी और विकास की मेहनत ने परिवार को वापस पटरी पर ला दिया था। एक शाम कावेरी गैराज से लौट रही थी। उन्होंने आरव को अपनी पुरानी झोंपड़ी बरामदे के कोने के पास खड़े होकर उस जगह को देखते हुए पाया। क्या देख रहा है बेटा? कुछ नहीं चाची, बस सोच रहा था कि मैं यहाँ कैसे सोया करता था। ठंड लगती थी
पर आपकी आंखों की ठंड उस ठंड से भी ज्यादा थी। ओह आरफ, मुझे माफ कर दे। मैं इतनी क्रूर क्यों थी? मैंने तेरी मासूमियत को रौंद दिया। मुझे इस जगह को जला देना चाहिए। नहीं चाची, इसे जलाइए नहीं। ये जगह मेरे लिए अब बुरी याद नहीं है। ये मुझे याद दिलाती है कि सहन शक्ति क्या होती है। इस जगह ने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं एक दिन आप दोनों का ध्यान रख सकूं। आरव की इस निस्वार्थ भावना ने कावेरी के दिल के सारे बंधे हुए घाव भी भर दिए। एक दिन कावेरी ने आरव और विकास को बुलाया। तुम दोनों ने मेरे लिए और रमेश जी के लिए इतना कुछ किया। अब मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? कैसी इच्छा? विकास, तेरे पिता ने आरव के माता पिता की बचत रखी थी जो नेहा के धोखे में बर्बाद हो गई। वो पैसा आरव का था। अब मैं अपना जमीन का एक टुकड़ा बेचना चाहती हूँ। उस पैसे से हम आरव के लिए नया पक्का घर बनवाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं चाची, ये आपकी निजी संपत्ति है। मुझे घर नहीं चाहिए। ये गैराज और आप दोनों ही मेरा घर हैं। चुप हो जा बेटा। तूने मुझे माँ कहा है और एक माँ को अपने बेटे का कर्ज चुकाने दे। ये कर्ज पैसे का नहीं बल्कि स्नेह और अधिकार का है। माँ सही कह रही है आरव। ये हम दोनों की इच्छा है। ये तेरा अधिकार है। कावेरी ने वह जमीन बेची और आरव ने गैराज के पास ही एक सुंदर घर बनवाया। आरव अपने त्याग के कारण उस घर का मजबूत आधार बन चुका था।